Hello. This is Ayan, and today we are going to start our series of class 10th science. And today in this series, we are going to do our first chapter. That is the chapter number 1, and it is the chapter from chemistry part of your science. So आज के इस चैप्टर में जो कि हम चैप्टर 1 आज करने वाले हैं हमारा, इसमें हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में। ये पूरा चैप्टर ही इसी बारे में है और आपका चैप्टर का नाम भी है। तो इस वीडियो में हम लोग अ, सारे कंप्लीट चैप्टर को, सारे कॉन्सेप्ट्स को और जो एक्टिविटीज़ हमें दे रखी होती हैं हमारी बुक के अंदर, वो उन सब को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे। हम एक्टिविटीज़ को देख रहे होंगे। हम कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे दिए होते हैं बुक के अंदर, हम उनको देख रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने सबसे पहले तो अपनी बुक को आपके साथ में रखना है और इस वीडियो को ऑन करके अपनी बुक में भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बुक के ही चीज़ों को ऐड किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि हम कैसे इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चैप्टर का आपका नाम है पहले तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं सबसे पहले तो अपने घर में हमारी जो जनरल लाइफ होती है उसके अंदर हमने देखा हुआ है कि जो हमारा मिल्क होता है, दूध, वो उस गर्मियों के अंदर गर्म टेम्परेचर की वजह से फटने लग जाता है, वो खराब हो जाता है। या फिर आपने देखा कि इस मेटल्स की चीज़ें होती हैं तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर की वजह से उनमें जंग लग जाता है, रस्टिंग जिसको हम कहते हैं। या फिर जो ग्रेप्स होते हैं, उन ग्रेप्स में क्या होता है कि हम फर्मेंट करते हैं उन्हें और कुछ बेवरेजेस बना लेते हैं, जैसे कि वाइन और अदर चीज़ें। और या फिर हो सकता है कि हम कुकिंग करते हो फूड की, या फिर हम डाइजेशन हमारी बॉडी में जो होता है, या फिर हम रेस्पिरेशन करते हो। इन सारी ही एक्टिविटीज़ में आप देखोगे कि कहीं ना कुछ तरीके से इन सारी एक्टिविटीज़ में हमारे पास में कुछ ये सारे मतलब एग्जाम्पल्स हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस के। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से हमारे यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर। और भी तरह की केमिकल रिएक्शंस को, इक्वेशंस को और केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। आगे आपके चैप्टर में आपकी ही बुक के अंदर आपको कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, जैसे कि ये फर्स्ट है एक्टिविटी, जहाँ पे हमें दिया हुआ है कि यू हैव टू टेक मैग्नीशियम रिबन एंड यू हैव टू विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लैम्प आपको उसको जलाना है। तो जब भी अगर आप मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिया हुआ है, इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, और एक बर्नर की मदद से हम इसको यहाँ पर जला रहे हैं। तो जब भी इसको आप जलाएंगे तो एक तरह का अलग सा एक मटेरियल आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मटेरियल क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है कि जब भी हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया तो वो एक मैग्नीशियम है, ये एक एलिमेंट होता है। और आपने जब उसको जलाया तो जलाने की प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। और जब भी हम किसी को जलाते हैं, आई मीन किसी थिंग को, किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑक्सीजन की मदद से ही कुछ ना कुछ जो चीज़ें जलती हैं वो जलती हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाती हैं नया। इस प्रोडक्ट को हमने नाम दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक ये सिंपल सी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हमें दिया हुआ एक्टिविटी 1.1 के अंदर। और आपकी बुक में लिखा हुआ भी है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। सो ये व्हाइट पाउडर जो आपका एक तो व्हाइट फ्लेम में जला और एक व्हाइट पाउडर जो आपको मिला, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक छोटी सी रिएक्शन आपको यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है हमारे सामने, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट नाउ, इसी तरीके से एक और आपको एग्जाम्पल आपकी ही बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी 1.2 के अंदर। हमारे पास में हमने लिया लेड नाइट्रेट और हमने फिर लिया उसमें पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों की रिएक्शन हमने कराई। तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट निकल के आता है और इस प्रोडक्ट को हमने नाम दिया है लेड आयोडाइड।
इस प्रोडक्ट को जो ये नया बनकर आया है इसको हमने नाम दिया लेड आयोडाइड, और बाकी के नाइट्रेट या फिर जो बचा हमारे पास पोटेशियम के आयंस ऐसे ही वहाँ पर ऐसे फ्री स्टेट में घूम रहे हैं। तो लेड आयोडाइड एक नया सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे, एक नया टाइप का सब्सटेंस हमारे सामने बना है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। और केमिकल रिएक्शंस को हम आगे देखते हैं। तो हमें अब दिया हुआ है एक्टिविटी 1.3। इस वीडियो को क्योंकि हमें आज अ, इसको एक ही साथ में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है और एक्टिविटीज़ को भी हम देखते हुए जा रहे हैं साथ में, तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे इन चीज़ों में और फोकस करेंगे कि हमारा जो मेन थियरी है जो हमें समझना है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पर हमने एक्टिविटी 1.3 में लिए हैं जिंक के ग्रेन्यूल्स, और इसके इन जिंक के ग्रेन्यूल्स को हम डाल सकते हैं या तो डाइल्यूट HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में हमें डालना है इसे। तो इसको डालने के बाद में कुछ रिएक्शंस होंगी हमारे यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपका एक कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें आपने जिंक ग्रेन्यूल्स को और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला। तो कुछ तरह का रिएक्शन यहाँ पर हुआ और इस डायरेक्शन में एक फोर्स या फिर एक प्रेशर लगना स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हुई और बबल्स फॉर्म हुए यहाँ पर, और एक गैस बनी जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और ये गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इन सारी ही रिएक्शंस में आप देखोगे कि कुछ तरह का चेंजेस हमारे यहाँ पे हो रहा है। तो ये हमने समझा आज के अभी तक के लेक्चर में कि केमिकल रिएक्शंस जब भी होंगी तो उसमें किसी तरह का कुछ ना कुछ एक अलग सा फैक्टर हमें देखने को मिलेगा। अब वो फैक्टर्स किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे फर्स्ट हो सकता है कि चेंज हो स्टेट में। स्टेट मीन्स व्हाट? स्टेट मीन्स फिजिकल स्टेट्स। फॉर एग्जांपल कि आपका सब्सटेंस लिक्विड था, वो हो सकता है सॉलिड में चेंज हो गया हो, या फिर वो हो सकता है गैस में चेंज हो गया हो। तो पहला ये हो सकता है कि आपका चेंज हो स्टेट में। दूसरा हो सकता है कि आपका चेंज हो कलर में। और हो सकता है कि कुछ गैस का इवोल्यूशन हो, गैस रिलीज हो, जैसा कि एक्टिविटी 1.3 में अभी हमने देखा है हुई है। और या फिर हो सकता है कि कुछ टेम्परेचर में चेंज हुआ हो। अब टेम्परेचर में जो चेंज होता है इसका ये मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जो आपने रिएक्शन कराई है उन चीज़ों का, वो हीट कर सकता है और वो हो सकता है कि कूल डाउन हो जाए। वो गर्म हो सकता है और वो कूल हो सकता है। इन दोनों चीज़ों का ऐसा होना हो सकता है कि टेम्परेचर में चेंज हो। तो टेम्परेचर में चेंज के हिसाब से भी हम रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो हमारे पास में दो टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इनको भी आगे हम वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। और फिर हमारे पास में एक नया टॉपिक दैट इज अबाउट द केमिकल इक्वेशंस, कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं। तो आपने देखा कि पीछे हमने एक रिएक्शन को लिखा था, जो रिएक्शन यहाँ दी हुई भी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन से हमें ये पता लगा कि एक तो था एक मैग्नीशियम और एक तो हमारे पास था एक हमारे पास था ऑक्सीजन। इन दोनों की जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें एक नया प्रोडक्ट देखने को मिला, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिन दो चीजों की रिएक्शन हुई है, जिन दो केमिकल्स की या एलिमेंट्स की रिएक्शन हुई है, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और एक नया प्रोडक्ट जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। जो नया चीज, जो एक नया सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये बात हमारे समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे LHS पे, और इनके बीच में होगा प्लस का साइन, राइट। और जो प्रोडक्ट्स होता है हमारे यहाँ पे वो हमारे लिखे होते हैं राइट हैंड साइड पे RHS पे, और यहाँ पे जो साइन होगा वो भी प्लस का होगा। अगर प्रोडक्ट्स दो या एक या दो से ज़्यादा हैं या एक से ज़्यादा हैं तो प्रोडक्ट्स के दिखाने के लिए भी हम प्लस साइन का यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट, तो ये होती हैं केमिकल इक्वेशंस। जब आप केमिकल रिएक्शंस को इस तरीके से रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में बांटते हो, उसको इस तरीके से समझाते हो, सो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब है राइट ए केमिकल इक्वेशन। तो एक केमिकल इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास एक एलिमेंट था मैग्नीशियम,
ठीक है, इसका एक सिंबल होता है और इस सिंबल को जैसे हमने कहा Mg, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर होता ऑक्सीजन तो इसका भी एक सिंबल होता है O, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास होता कार्बन तो इसके भी एक कार्बन का भी एक सिंबल हमने दिया हुआ है C, राइट। OMg और C, ये ऐसे सारे एलिमेंट्स के हमारे पास सिंबल्स होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को जब भी हम लिख रहे होते हैं तो उसमें हम सिर्फ एक केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को ही हम एक एज अ सिंबल यहाँ पे लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल अपने को याद है पिछला वाला, तो हमने इसे लिखा था, वहाँ लिखा था हमने मैग्नीशियम तो हमने लिख दिया यहाँ पे Mg, फिर हमने लिखा था ऑक्सीजन तो हमने यहाँ लिखा O2, और एक नया प्रोडक्ट जो हमारे पास बना दैट इज MgO एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। सो एक नया प्रोडक्ट हमारे पास देखने को मिला MgO। तो सेम जो केमिकल रिएक्शन आपने यहाँ पर लिख रखी है या हमने यहाँ लिखी थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, राइट, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक केमिकल रिएक्शन है। और इसको अगर आप सिंबल्स की फॉर्म में और उस तरीके से लिखते हैं तो ये हो जाती है केमिकल इक्वेशन, जैसे कि हमें यहाँ पर बताया हुआ है। सिंबल्स सबके अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन और कार्बन का सिंबल आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास में है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या होती हैं? तो केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं हर टाइम पे हमेशा बैलेंस्ड नहीं होती हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि सारी केमिकल इक्वेशंस जो हमारे पास में होती हैं वो बैलेंस्ड हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए, एक फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास में एक तरफ है जिंक Zn, एक है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इन दोनों रिएक्टेंट्स की जब हमने इन दोनों रिएक्टेंट्स की जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें हमें मिलता है जिंक सल्फेट, और एक गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस रिलीज होती है जिस गैस का नाम है लेट्स से हाइड्रोजन, राइट। इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को समझाने के लिए हमने लिखा Zn फॉर जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। तो जिंक जिंक यहाँ मिल जाता है SO4 के साथ और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, राइट। और एक रिएक्शन इस रिएक्शन होने के बाद में हमारे पास प्रोडक्ट बनता है जिंक SO4 ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक होता है LHS और एक होता है RHS। इन दोनों में LHS में और RHS में दोनों या जितने भी एलिमेंट्स आपके पास में हैं उनका नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में अगर आप देख रहे हो तो जिंक हमारे पास LHS में है 1, RHS में भी है 1, करेक्ट, सही है। और हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं, करेक्ट। सल्फर अगर आप देखते हो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 इज अगेन करेक्ट। और यहाँ पर ऑक्सीजन 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर LHS में और RHS में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स सेम है, LHS is equal to RHS है अगर, so this means this is a balanced chemical equation। तो इसका मतलब है कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल अगर जिंक का एक जगह पे नंबर LHS में 1 है या RHS में 2 है तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। इसका भी हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे इन चीज़ों को करते हैं हम, राइट। नेक्स्ट, अब आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है Fe plus H2O gives Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर Fe जो है वहाँ पे सिंगल है 1 Fe और यहाँ पर Fe है 3, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। आपकी बुक को अगर आप देखेंगे अभी तो बुक में आपको कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, उन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं आप। पहला स्टेप आपका आता है कि आपने इन जो आपकी जो केमिकल इक्वेशन आपको दे रखी है इसमें एलिमेंट्स हैं या फिर जो कंपाउंड्स हैं उन पे आपको बॉक्स बनाने हैं। सबसे पहला ड्रॉ बॉक्सेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल Fe है, फॉर एग्जांपल H2 है, तो आपने उनके ऊपर ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं, राइट। नेक्स्ट, दूसरी चीज आपको करनी है कि आपको एक टेबल बनानी है, जैसे लिस्ट बनानी है, आपको टेबल करनी है यहाँ पे, राइट। जैसे कि
यहाँ पर आपने देखा था, ये एक टेबल आपको दिख रही है। तो ऐसे एक टेबल बनाएंगे आप, और जहाँ पर आप एक तरफ लिखेंगे LHS और एक तरफ हम लिखेंगे RHS, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन कौन से एलिमेंट्स में, RHS में और LHS में, इनके एटम्स में क्या डिफरेंस है। राइट। थर्ड काम आप क्या करने वाले हैं, आप वो लेने वाले हैं, वो वाला आप कंपाउंड लेने वाले हैं जो कि सबसे बड़ा कंपाउंड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेंगे Fe3O4 को। राइट। और इसमें भी हम लेने वाले हैं ऑक्सीजन को। वाई ऑक्सीजन? वाई ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो एक बड़ा एलिमेंट है और सबसे ज्यादा नंबर ऑक्सीजन का ही है, क्योंकि RHS में अगर आप देखते हो तो वी हैव 4 ऑक्सीजन O4। राइट। एंड इफ यू सी इट इन दी LHS में सिर्फ एक ऑक्सीजन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन को लेते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया LHS, यहाँ मैंने बना दिया है RHS। RHS में यहाँ पर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ओनली 1 ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ताकि ऑक्सीजन वहां पर LHS में 4 हो जाए। अब देखिए आप, अब मैं कहीं इक्वेशन लिखूं अगर यहाँ पे, तो वो इस तरीके से बनेगी Fe प्लस 4H2O, क्योंकि H2 एक बॉक्स में है, बाकी सारी चीजें भी बॉक्स में है, इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो अभी तक हमने सिर्फ ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस किया है, फोर्थ स्टेप। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन अब बैलेंस नहीं है, क्योंकि 4 टाइम्स 2 इज 8। तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और इस तरफ ओनली 2 हाइड्रोजन है। राइट। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है सिर्फ। तो इस तरफ, यानी कि RHS में अगर आपको हाइड्रोजन को दोबारा इक्वल करना है तो आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स 4। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे 8 इक्वल, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। तो एक काम ये कर सकते हैं आप, अब आपके पास में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा बैलेंस्ड हो चुका है, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस्ड हो चुका है, और कौन सा एलिमेंट हमारा बैलेंस नहीं हुआ है, तो वो है आपका Fe। राइट। तो Fe अभी तक हमारा बैलेंस नहीं हुआ है। तो अब Fe को, फॉर एग्जांपल सेकंड हमारा था बैलेंस ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन। नाउ फिफ्थ स्टेप इज बैलेंस Fe। अब Fe को, Fe मींस आयरन। अब आयरन को अगर हमें करना है बैलेंस, तो आप देखेंगे कि RHS में हमारे पास वी हैव 3, लेट मी डू इट। सो RHS में हमारे पास में यहाँ पे 3 Fe हैं, बट LHS में ओनली 1 Fe है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम्स 3। अगर हमें इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 टाइम्स 3 इज 3। राइट। तो इस Fe को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा Fe भी बैलेंस हो जाएगा। Fe बैलेंस हो चुका है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे लास्ट में, अब लास्ट में आप करेंगे चेक, चेक करेंगे कि सारी चीजें सेम है क्या। LHS में ऑक्सीजन 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो RHS में 1 है क्या। क्या हाइड्रोजन LHS में 8 है, तो RHS में भी क्या 8 है हाइड्रोजन। तो इन चीजों को हम चेक करेंगे, और अगर अगर आपका R अगर आपका LHS इक्वल आ जाता है RHS के, दैट मीन्स आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है। इतना करना है आपको। अच्छा, इन सारी चीज़ों के स्टेप्स को बुक के अंदर आराम से 2 पेजेस लेकर के समझाया हुआ है। बाकी सेम प्रोसेस आपको बुक में देखने को मिल सकती है। मैंने इसीलिए कहा कि जब भी आप इसको बैठ रहे हैं मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए, आपको रेफर करना है आपकी बुक को, और बुक में से चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। वैसे तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अटैच की हुई है बुक के अंदर, जो आपको दी हुई जो इंपॉर्टेंट है। राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अगला। तो आगे आपको बुक के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि होते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। फटाफट से इनको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए। पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कि मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग, जलाने से पहले हवा में हमें क्यों उसको क्लीन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए क्लीन। क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है हर जगह पे हमें देखने को मिलती है,
तो हमें लिखना है कि बिकॉज Mg, that means magnesium, reacts with oxygen present in the air. तो एयर में आपके पास में ऑक्सीजन होती है और क्या बना लेती है ये, एंड दे make, well actually it make a layer of oxide, a layer of oxide. सो इस वजह से आपको इसको क्लीन करना पड़ता है, इस वजह से आपको इसको यूज करने से पहले एक बार वॉश करना पड़ता है, या फिर सॉरी क्लीन करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है. करेक्ट. नेक्स्ट. ओके. राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. पहला, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. इसके लिए सिंपल सी रिएक्शन है. हाइड्रोजन, वेट अ मिनट, फॉर द फर्स्ट वन दिस इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके. तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ये हमारा कंप्लीट हो चुका है. ओके. सेकंड पार्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो बेरियम क्लोराइड को हम लिख सकते हैं 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3. अब Ba क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 3. नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, और ये है बेरियम क्लोराइड एक तरफ, एल्यूमिनियम सल्फेट. आफ्टर हैविंग द रिएक्शन वी हैव बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी. तो दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट यहाँ पे कर लिए हैं. थर्ड क्वेश्चन, राइट अगेन अ बैलेंस इक्वेशन विद सिंबल्स, विद स्टेट सिंबल्स. ओके. स्टेट मीन्स आपको मैंने बता दिया है, लिक्विड और गैस और सॉलिड. ठीक है. फर्स्ट आपका सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट in water react to give insoluble barium sulfate and sodium and solution of sodium chloride. Okay, first one. तो बेरियम क्लोराइड सबसे पहले. ओके. इसको समझाता हूँ दोबारा से. सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इट गिव्स सोडियम बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. ओके. कैसे लिखेंगे इसको हम देखते हैं. So we write it is it as barium chloride, that is aqueous, plus sodium sulfate Na2SO4, that is again aqueous. aqueous का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ अभी, एक मिनट. Then it forms barium sulfate, that is solid, plus sodium chloride, that is NaCl, common salt. अब यहाँ पे आप देख रहे हो बेरियम सल्फेट के साथ में हमें दिख रहा है S, सॉलिड. तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट. जब भी एक सॉलिड आपके रिएक्शन के बाद में बच जाता है तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट. और ऐसी अगर रिएक्शन आपको देखने को मिलती है तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. राइट. अब एक्विस का क्या मतलब है. तो ए क्यू का मतलब है एक्विस. वेट. एक्विस का मतलब होता है कि जो आपका केमिकल है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व है. राइट. एक होता है लिक्विड, एक होता है एक्विस. तो एक्विस का मीन्स है, एक्विस का मतलब है कि आपका जो केमिकल है वो आपके वाटर के अंदर ही डिजॉल्व है. नेक्स्ट. तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. इसी तरीके से आपको बुक को लेके बैठना है और जो चीज़ें आपको समझ में आई हैं उनको आपको बुक में साथ में लिखते जाना है. तो 1 2 3 हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अब कुछ कुछ टाइप्स आपको देखने को मिलेगी केमिकल रिएक्शंस की, जिसमें से पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. सेकेंड टाइप होता है व्हाट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन.
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ टाइप होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक एक को हम जल्दी से एक्टिविटीज के साथ में और कुछ क्वेश्चंस के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम समझने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो चार टाइप्स की रिएक्शंस हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहला देखते हैं क्या है। तो पहली रिएक्शन आपको दे रखी कॉम्बिनेशन। पहली रिएक्शन आपको दे रखी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वैसे समझ में आ रहा है हमें बात करते हुए भी कि इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं ऐसे कि हमारे पास में एक होता है ए, एक होता है बी, और ये दोनों मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सी। राइट। तो आपको पता है ए और बी तो रिएक्टेंट्स हैं, और सी जो बना है ये हमारा कोई प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर आप नीचे रिएक्शन देखो तो आपको दी हुई है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसको वाटर से रिएक्ट कराते हैं, दैट मीन्स H2O, तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सिलेक्ट लाइन, इसको हम कहते हैं CaOH2, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिलीज होती है हीट। तो अगर किसी रिएक्शन में हीट का इवोल्यूशन हो, हीट रिलीज होती हो, तो इसको हम कहते हैं हीट के निकलने वाली रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने अभी बताया था, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। राइट। तो यहाँ हुआ क्या एग्जैक्टली? A reaction in which a single product is formed from two or more reactants is called a combination reaction. तो ए का और बी का दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसी को हमने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसको और अच्छे समझना चाहते हैं तो हमें 1.4 एक्टिविटी में यही बात बोली हुई है कि टेक कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम, और इसमें ऐड करना है वाटर को। तो हमें देखने को मिलेगा कि ये चेंज हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और कुछ बबल्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। राइट, क्योंकि हीट का रिलीज हो रहा है, और ये जिस बीकर में रखा हुआ है ये बीकर बाद में गर्म हो जाएगा, क्योंकि देर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट रिलीज होगी। तो यही था हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो हमने पढ़ा। आगे और एग्जाम्पल्स से समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। ओके, सो नाउ वी हैव स्लेक्ट लाइन, जो भी हमने पढ़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर स्लेक्ट लाइन को आप देखते हैं हमारे घरों में, इसको हम कहते हैं वाइट वॉश। तो कई बार आजकल तो खैर नई नई टेक्नोलॉजीज और डिस्टेम्पर आ चुके हैं। तो पहले वाइट वॉश जब हमारे घरों में होता था, तो वाइट वॉश के लिए हम एक वाइट कलर की एक केमिकल का यूज़ करते थे जिसको हम कहते थे कैल्शियम, जिसका जो होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर आप इसको जब पेंट करते थे तो ये वाइट नहीं होता था, ये टाइम लेता था वाइट होने में। क्यों? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो इसको होने में कुछ टाइम लगता था, कभी दिन लग जाते थे, घंटे लग जाते थे। तो ये जब आपने पेंट करा उसके बाद ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, और उसके बाद ये एक नया प्रोडक्ट बनाता है जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और वाटर यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है कि रिलीज हुआ है। राइट। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. इस तरीके से it takes 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। तो 2-3 दिन हमें लग जाते हैं, और ये हमारे को वाइट वॉश की तरह देखने को मिलता है। ओके, अदर एग्जाम्पल्स कैन बी। पहला एग्जाम्पल आप देख लो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर होती है मिथेन। दिस इज मिथेन, CH4 इज मिथेन। तो अगर आप CH4 को जलाते हो, मैंने दोबारा बताया कंबशन में ऑक्सीजन की नीड होती है। तो कंबशन अगर हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगा वाटर, रिलीज होगा वाटर। राइट। सो ये भी एक रिएक्शन है जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही टाइप है, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसे होता है रिएक्शन रेस्पिरेशन का? हमारी बॉडी में मिलता है दिस ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6,
तो ये ग्लूकोज क्या करता है हमारी बॉडी में, ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वेट, तो ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो ये ग्लूकोज रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन को लेता है और बनाता है क्या, एनर्जी, राइट, एनर्जी रिलीज होती है। और क्या बनाता है, और भी दो प्रोडक्ट्स, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज कर देते हैं बाहर, राइट, और ये बनाता है क्या, वाटर, दैट इज कॉल्ड H2O। और ये बनाता है एनर्जी जो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस के लिए यूटिलाइज होती है, काम में आती है, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने अभी तक टाइप्स पढ़ रहे हैं हम केमिकल रिएक्शंस के, जिसमें पहला हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि एक तो एग्जाम्पल है CaO कैल्शियम ऑक्साइड का, एक एग्जाम्पल है हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जिसको हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम, एक हमने देखा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और एक हमने देखा रेस्पिरेशन। इन चारों ही रिएक्शंस में हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास में आ जाती है दूसरे टाइप की रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक आपका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ए, राइट। अब ये ए क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। एक आपका फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है ए, ये टूट जाएगा बी में और सी में। तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएगा जिसको हमने कहा, जिसको हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, राइट। तो ये डिकम्पोजिशन जो होता है एग्जैक्टली उल्टा होता है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कॉम्बिनेशन में हमने ए प्लस बी को जोड़ा तो सी बना, डिकम्पोजिशन में ए का फॉर एग्जाम्पल ए टूट रहा है दो में, बी और सी के अंदर, ठीक है। एक आपको फटाफट से यहाँ देखते हैं, हमें एक्टिविटी दे रखी है 1.5, राइट। एक्टिविटीज में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक्टिविटीज जो होती है हमारे लैब्स में परफॉर्म करने के लिए होती है, और अगर आप लैब्स में परफॉर्म करते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाती है। मैं यहाँ पे जल्दी से आपको क्विकली एक रिव्यू दे रहा हूँ एक्टिविटीज़ का, क्योंकि एक्टिविटीज़ ही हमारे लैब्स में होंगी तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। लैब तो हमारे पास अब क्योंकि थ्योरी में नहीं है तो हम यहाँ पे एक्टिविटी को समझ के फटाफट से रिएक्शन को देख रहे हैं। तो लिखा हुआ है आपको लेना है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, और आपको इसका करना है नोट कलर और इसको आपको करना है हीट। तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, अगर आपने फेरस सल्फेट को यहाँ रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन के अंदर अगर आपने इसको लिया और आपने इसको हीट किया तो आपके पास में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स निकल कर आए। पहला प्रोडक्ट था फेरस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, दूसरा ये था सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये तीन प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगला हमारा एग्जाम्पल है हमारे पास में डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये रहा, ये हो जाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखते हैं इसको भी। तो हमारे पास में सबसे पहले था कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। CO3 मीन्स कार्बोनेट, Ca मीन्स कैल्शियम, ये होता है लाइमस्टोन। अगर आपने इसको हीट किया तो आपके पास में दो प्रोडक्ट्स बन के आते हैं। पहला होता है कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज कॉल्ड क्विक लाइम, और एक प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आई होगी। हर टाइम पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ए है और ये ए अलग अलग, यहाँ फॉर एग्जाम्पल बी सी और डी में टूट रहा है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड जो रिएक्शन है उसमें भी यही हो रहा है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई ए है कैल्शियम कार्बोनेट और ये बी में और सी में जाकर के टूट रहा है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने ये देखा कि ऐसी ऐसी चीजें जो होती हैं, एक चीज किसी दो में जाकर के या तीन में जाकर के टूट जाती है, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट, अब हमारे पास में है एक्टिविटी 1.6, ओके। सो इन दिस एक्टिविटी यू हैव लेड नाइट्रेट पाउडर, ठीक है, और आप इसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप बॉईल करते हैं, ठीक है, wait, हाँ, सो वी हैव लेड नाइट्रेट जिसको हम कहते हैं PbNO3 2,
अगर आपने इसको हीट करा तो हीट करने से यहाँ पर क्या होगा, सॉरी बॉईल नहीं करना, हमें बॉइलिंग ट्यूब में इसको लेना है और इसको हीट करना है। आई एम सॉरी, है ना। तो बॉइलिंग ट्यूब में हमें इसको लेना है और इसको हीट करना है। तो जब भी आप इसको हीट करेंगे तो आपके पास निकल कर आएंगे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स। पहला PbO, दैट इज लेड ऑक्साइड। Pb मीन्स लेड, ओके, O मीन्स ऑक्साइड। दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड और तीसरा ऑक्सीजन। ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो यहाँ निकल कर आया है हमारे सामने, ये आपको बाहर कुछ चीजें, जिसको हम कहते हैं फ्यूम्स, ठीक है, एयर के अंदर धुआं, जिसको हम कहते हैं धुआं निकलेगा। और ये धुआं जो होता है ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। यहाँ पर अगेन सेम टाइप की रिएक्शन हो रही है। हमारे पास ए था, हमें देखने को मिला बी, देखने को मिला सी और देखने को मिला डी। राइट। तो ए किसी और, मतलब सिंगल ए जो हमारा केमिकल है, जो कंपाउंड है ए, वो अलग अलग छोटे छोटे कंपाउंड्स में या छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट चुका है। दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट, नाउ इन द एक्टिविटी 1.7 में हमने क्या करा है कि पानी को हमने लिया, पानी के अंदर हमने डाला, दो व्हाट डू वी कॉल इट, दो टेस्ट ट्यूब्स को डाला, इसको हमने उल्टा करा और इन दोनों में अलग अलग एनोड और कैथोड की, ये देख लीजिए, ये हमारी टेस्ट ट्यूब्स हैं। इसको हमने एनोड और कैथोड का यहाँ पर कनेक्शन दिया है। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर एक तरफ ऑक्सीजन और एक ट्यूब में हाइड्रोजन गैस आ जा रही है। राइट। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक अलग तरह का प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में है H2O, पानी, अगर हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, H2O का यानी वाटर का डिकम्पोजिशन करेगा। तो आपको देखने को मिलेंगे एक तरफ तो हाइड्रोजन और एक तरफ ऑक्सीजन। राइट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा। ये अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है। तो डिकम्पोजिशन के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। पहला हमने देखा कि ये हमारा फेरस सल्फेट कैसे फेरिक ऑक्साइड में बन जाता है। फिर हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन कैसे क्विक लाइम में बन जाता है। फिर हमने ये देखा अभी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। और फिर हमने देखा था पहले लेड नाइट्रेट कैसे लेड ऑक्साइड में बन जाता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे डिकम्पोजिशन के। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है तो हम चीज़ों को थोड़ा सा क्विकली लेने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगेन हमें एक एक्टिविटी दे रखी है 1.8, जहाँ पर हमें दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड हमें एक चाइना डिश, मतलब एक डिश होती है ये, इसमें दिया हुआ है और हमें यहाँ पर सनलाइट दे रखी है। ठीक है। तो एक रिएक्शन यहाँ पर हो रही है क्या, कि AgCl जो कि है सिल्वर क्लोराइड, अगर उसको आपने सनलाइट दी तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। राइट, वो डिकम्पोजिशन उसका दोबारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सिल्वर और देखने को मिलेगा क्लोराइड। देख लीजिए इसको यहाँ पर, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो सनलाइट की वजह से भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। ओके, तो सनलाइट की वजह से भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। राइट। एक चीज मैं आपको बताना यहाँ भूल गया कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन, यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन अगर हो रहा है हीटिंग की वजह से तो इसको आपने कहा थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। एक हो रहा है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। राइट। तो यहाँ पे हमने देखा थर्मल, फिर एक होता है इलेक्ट्रिकल, ये हमने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, ये भी डिकम्पोजिशन है। और एक हो रहा है यहाँ पे सनलाइट की वजह से। तो आप देख रहे हो कि कितने कितने तरीके से डिकम्पोजिशन हो सकता है। ओके, सनलाइट से हो रहा है, हीटिंग से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमने देखा। राइट। तो सेम रिएक्शन जो आपने देखी AgCl के अंदर हो रही है, जिसको हमने कहा सिल्वर क्लोराइड, और ये बना रहा है सिल्वर को और क्लोरीन को
सेम ब्रोमीन के साथ भी ऐसा ही होगा। तो ब्रोमाइड है फॉर एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड, ये टूट जाएगा सनलाइट की वजह से सिल्वर में और ब्रोमीन में, करेक्ट। तो इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं और ये सारी रिएक्शंस हमारे बड़े काम में आने वाली एग्जाम के अंदर। तो ये सारी रिएक्शंस हमारी एग्जाम्पल्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट, अब हमें फिर से कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस है जिसका नाम है एक्स और जो कि वाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है। अब बताओ ये एक्स क्या है। पहले तो हमने अभी पढ़ा एक्स जो होता है, अभी जिस हम पढ़ के आ रहे हैं, एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। और इसको भी हम कहते हैं क्या, कॉमनली कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, हमने कॉमनली अभी देखा था, इज कॉल्ड क्विक लाइन। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, इसका सिंबल पूछा हुआ है, राइट इट्स फॉर्मूला, राइट इट्स फॉर्मूला, फॉर्मूला इज, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये तो फर्स्ट था, ये फर्स्ट है। सेकंड दे रखा है, राइट द रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ, सेम रिएक्शन है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डन, इतना ही है, ठीक है। दिस इज एक्विस, I hope you are getting this. So you have calcium oxide and you are reacting this with water, that is H2O. तो आपको देखने को मिलेगा we have calcium hydroxide. पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. एक्टिविटी 1.7 में हमने देखा था यहाँ पर कि एक टेस्ट ट्यूब को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन वाली के अंदर ऑक्सीजन कम है और हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर हम लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज वाटर contains water contains two atoms of hydrogen, right, and only one atom of oxygen, only one atom of oxygen। तो इसीलिए हाइड्रोजन वाला, क्योंकि वहां पे दो एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब में आपको हाइड्रोजन ज्यादा देखने को मिली, ऑक्सीजन वाली टेस्ट ट्यूब में आपको ऑक्सीजन कम देखने को मिली, राइट। सो द गैस collected in the test tube, in the test tube with double the amount was what? Was hydrogen gas, right। वो कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस थी। ओके, एंड व्हाई इज द हाइड्रोजन, why is this gap more in hydrogen? क्योंकि हाइड्रोजन के एटम्स दो होते हैं, H2O ना, अभी नो कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है इसको हम कहते हैं H2O। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन दो हैं और ऑक्सीजन एक, तो इसीलिए हाइड्रोजन दो होने की वजह से हमारे पास में ज्यादा गैप था हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब में। नेक्स्ट, अब आपके पास में अगले टाइप की रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव A एंड वी हैव B एंड C। ओके, A एक अलग एलिमेंट है, B और C अलग एक कंपाउंड है। तो ये क्या करेंगे, ये जो B है, ये जो आपका B है, ये जो आपका C है, सॉरी,
ये चला जाएगा ए के पास में और एक नया प्रोडक्ट बना लेगा AC और बी हो जाएगा अकेला। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारे जनरल लाइफ के अंदर भी। जब आप देखते होंगे कि आपका कोई दोस्त बाद में जाकर के ग्रुप चेंज कर ले फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो वहां पे क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो एक दोस्त सी, जो एक दोस्त था बी का, वो चला जाता है ए के पास में। अब उसकी दोस्ती ए से हो चुकी है और उनकी दोस्ती का हमने नाम दिया AC। और बी जो एक लड़का था, बी एक जो बंदा था, वो अब अकेला रह रहा है। तो एक्टिविटी 1.9 में हमें बताया कि हमने क्या करा, आयरन नेल्स को लिया, आयरन की कील को लिया और हमने डाला उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होगा अब वो आ जाएगा किसके ऊपर, आयरन की नेल के ऊपर। और आयरन की नेल क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। आयरन की नेल का कलर चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब जो कॉपर सल्फेट का जो लिक्विड सॉल्यूशन था उसमें से कॉपर की लेयर चढ़ चुकी है किसके ऊपर, आयरन की नेल के ऊपर। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या हुआ कि जो हमने आयरन नेल निकाली कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आयरन नेल जो है उसके ऊपर एक कॉपर की लेयर चढ़ चुकी है। ठीक है, अब इसको देखते हैं रिएक्शन के साथ। ये रही हमारी रिएक्शन कि हमारा Fe था, Fe मीन्स आयरन, इसकी नेल है ये। ठीक है, आयरन की फॉर एग्जांपल ये थी नेल। ठीक है, हमने इसको डाला एक सॉल्यूशन में जो कि है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया, एक मिनट, राइट, तो मैंने आपको बताया कि जो सल्फेट है वो चला जाएगा आयरन के साथ, FeSO4। और एक नया चीज यहाँ पर हमें देखने को मिली कि जो हमारा बी था दैट इज कॉपर, वो अलग हो चुका है। तो हुआ क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस का चेंज होना। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिला है कि जो सल्फेट है वो जाकर अभी दोस्त बन चुका है आयरन का, FeSO4। और जो कॉपर है वो एक अलग से हमारे पास देखने को मिल रहा है एलिमेंट, Cu मीन्स कॉपर, राइट। ओके, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने देखने को मिला कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दैट वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे कि पहला जिंक है, CuSO4 becomes ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, अगेन सल्फेट गोज हियर, Pb प्लस CuCl2। अब क्लोरीन गोज हियर, PbCl2 बना लिया और कॉपर अलग हो जाता है, राइट। सो ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास में अलग तरह के रिएक्शन जिसको हमने कहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि हमारे पास में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में A B दोनों साथ में प्लस C D दोनों साथ में। रिएक्शन होने के बाद में क्या होगा कि B चला जाएगा C के पास में और D चला जाएगा A के पास में। तो ये हो जाएगा AD प्लस CB, करेक्ट, ऐसा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका जल्दी से। तो हमारे पास में एक्टिविटी 1.10 में बताया हुआ है हमें कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड और एक टेस्ट ट्यूब में हमें दिया हुआ है सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। अब सोडियम क्या कर रहा है, ये जा रहा है किसके साथ, Cl के साथ। और सल्फेट किसके जा रहा है, Ba के साथ, बेरियम के साथ। तो एक नया प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, BaSO4 दैट मीन्स बेरियम सल्फेट एंड NaCl दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड। तो एक नया प्रोडक्ट दोनों जगह पे हमें देखने को मिल रहा है, दोनों की दोस्तियां चेंज हो गई है, राइट। एक तरह का स्वैप हमें देखने को मिल रहा है इन दोनों की दोस्तियों में, राइट। समझ में आ रहा होगा ना हमें। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर किसी एक एलिमेंट का हो रहा है तो वो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर दो चीज़ों का हो रहा है तो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ये एग्जाम्पल हमें याद रखना है जो हमारे को दिया हुआ है कि सोडियम सल्फेट है हमारे पास, ये जाता है बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है और बनाता है बेरियम सल्फेट और बना लेता है सोडियम क्लोराइड। तो ये बड़ा सिंपल सा एक अच्छा एग्जाम्पल है जो हमें याद रखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। आई होप हमें चार रिएक्शन जो हमने करी हैं वो समझ में आ गई होंगी। दोबारा फटाफट से 5 मिनट में रिवाइज करते हैं चीज़ों को।
तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा, पहले थी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर थी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर थी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन में A प्लस बी बिकम्स C, एंड डिकम्पोजिशन में A बिकम्स डिवाइडेड इनटू B प्लस C। ठीक है, A डिवाइड हो जा रहा है हमारा B और C के अंदर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपके पास में जो B और C साथ में है उसमें से C अपनी प्लेस को चेंज करके A के पास चला जाएगा। अब रिएक्शन के बाद में B अकेला रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट में दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट होगा, B जा रहा है B जा रहा है C के पास और D आ रहा है A के पास। तो ये आपका छोटा सा एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसका, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। एक ही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एक्टिविटी 1.10 भी हमें यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि क्या हो रहा है उस एक्टिविटी में। नेक्स्ट, अब है हमारे पास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास में है फॉर एग्जांपल कॉपर और उसकी रिएक्शन आपने करा दी ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, तो हमें बन जाएगा कैल्शियम। तो हमारा यहाँ बन जाएगा सॉरी कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये एक नया प्रोडक्ट बना है जहाँ पे एडिशन हुआ है किसका, ऑक्सीजन का। क्या एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया, ठीक है। ऐसा अगर मान लो नेक्स्ट वाली रिएक्शन में हमें दिख रहा है कि वी हैव कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन से अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं, हम इसको हीट करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजन कॉपर से निकल जाता है और क्या हो जाता है, चला जाता है वो हाइड्रोजन के साथ में, और वहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ में और बन जाता है वाटर H2O। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे रिमूवल हुआ ऑक्सीजन का, यस और नो। इस रिएक्शन में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यस और नो। तो जनरली हमें ये देखना है कि जब भी हमारे पास में ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको फटाफट। द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन को उसने लीव करा और वो क्या बन गया, सिर्फ कॉपर बन गया। ठीक है, इसको हमने कहा रिडक्शन। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। और हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन मिला और इसका मतलब वो क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में जनरली ऐसा होगा फॉर एग्जांपल कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन में दोनों चीजें हों, जहां पर अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो प्लस रिडक्शन भी हो, ऐसी रिएक्शंस को हम कहेंगे क्या, वी ऑल नो रेडॉक्स रिएक्शंस। इसको हम कहेंगे क्या, रेडॉक्स रिएक्शंस। कहाँ आया रेडॉक्स का, कहाँ से मतलब कैसे आ गया ये वर्ड। तो रेड मीन्स रिडक्शन, ओ एक्स मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन का हमने लिया ओ एक्स, रिडक्शन का हमने लिया आर ई डे रेड, आर ई डी रेड। तो रेडॉक्स रिएक्शन हमें देखने को मिली। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स जब हमारे पास में दोनों चीजें हो जाएं, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, इसको आपने कहा रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल को, तो हाइड्रोजन हमारे पास था, इसको ऑक्सीजन गेन हुआ तो इसको हमने कहा ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड हमारे पास में था, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का माइनस हुआ तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऐसा, या फिर आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया वो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। आई होप ये आपको हेल्प करे। अदर एग्जाम्पल्स है हमारे पास में
रिडॉक्स रिएक्शंस के पहला ZnO प्लस सी गिव Zn प्लस CO। तो क्या हो रहा है, कॉपर के पास जाकर के लग जा रहा है ऑक्सीजन। अगला रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl, ये बना रहा है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है, तो Mn से ऑक्सीजन निकल के जा रहा है हाइड्रोजन के पास में, तो Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। गेटिंग दिस? तो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, बुक में आप एक बार अगर इसको नजर मारेंगे तो बुक में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इन चीज़ों को, राइट। तो बुक को भी आपको हमेशा से एक रेफरेंस और एक प्रॉपर एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन सारी रिएक्शंस को जितनी हमें हो जाए धीरे धीरे करके हमें याद करना है, चीज़ों को समझना है कि कॉपर CU होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, H2O मीन्स वाटर। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ वी आर एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो हैव यू ऑब्जर्व इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हमारी लाइफ के अंदर भी कुछ कुछ क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशंस मींस कि हमारी डेली लाइफ के अंदर आपको देखने को मिलेगी क्या हो रहा है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर भी ऑक्सीडेशन कहीं ना कहीं हो रहा है। इसका पहला एग्जाम्पल है कोरोजन। ठीक है, क्या होता है कोरोजन? तो आपको पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप आयरन को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छत पर या बारिश में छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद में उसमें रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, राइट। सो इसी को हम कहते हैं कोरोजन। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, जब वो नए नए होते हैं तो शाइनी होते हैं, बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर, और बाद में एक लाल कलर का, एक ब्राउन कलर का पाउडर आपको देखने को मिलता है उनके ऊपर, जब अगर उनको हम छोड़ दें कुछ टाइम के लिए बारिश के अंदर या फिर धूप के अंदर तो, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन, राइट। नेक्स्ट, next. So when a metal is attacked by various substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode. तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, and this is called corrosion. तो अगर मेटल कोई आपका खराब होना स्टार्ट हो रहा हो बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, बिकॉज ऑफ एसिड्स, इसको हम कहते हैं corrosion, और इस प्रोसेस को ये कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं corrosion, राइट। corrosion अलग अलग चीज़ों का हो सकता है। इट कैन डैमेज कार बॉडीज, ब्रिजेस, राइट। इट कैन डैमेज कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन की रेलिंग्स, शिप्स। इन सारी चीज़ों को जो कि मेटल्स की होती है या फिर आयरन की होती हैं पर्टिकुलरली, इन सब में ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। और ऑक्सीडेशन मीन्स अभी हमने देखा कोरोजन। तो कोरोजन की वजह से हमारी चीज़ों का नुकसान हो रहा है, राइट। हमारी जो चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ में आती हैं डेली लाइफ के अंदर, उनका नुकसान हो रहा है। तो हमें समझ में आया कि ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ के अंदर भी रोल होता है, जो कि हमने देखा पहला कोरोजन के अंदर। नेक्स्ट, रेंसिडिटी। अब ये क्या होता है रेंसिडिटी का मीन्स? तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो खाने होते हैं, जो हमने खाना खाना होता है, ठीक है, वो कुछ टाइम के बाद में खराब होना स्टार्ट हो जाता है। खास करके जिस खाने के अंदर फैट और ऑयल्स होते हैं वो जल्दी खाना खराब हो जाता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लेते हैं। वेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो अगर फैट्स में और ऑयल्स में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, तो एक रिएक्शन होगी जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और इसकी वजह से उसका स्मेल, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर हमें इसको प्रिवेंट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें इसको प्रिवेंट करना हो, सो वी कैन यूज सम सब्सटेंस दैट आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, क्या प्रिवेंशन है डेंसिटी का? कि वी कैन यूज एंटी ऑक्सीडेंट्स। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा और आप बच जाओगे, ऑक्सीडेशन नहीं होगा और आपकी डेंसिटी को आप रोक पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं, अगर आप इसमें नाइट्रोजन गैस को ऐड करते हैं
या खाने को किसी तरीके से प्रिजर्व करके रखते हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन होने से बचा रहे हैं, तो आप रेंसिडिटी से भी उसे बचा सकते हो। सिमिलरली कोरोजन को भी आप रोक सकते हो। कैसे? कि अगर आप उसमें सही तरह का लुब्रिकेशन अगर आप यूज़ करते हो, या फिर प्रिवेंशन करते हो कि वो ह्यूमिड एयर के अंदर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं आए आपका मेटल या फिर आयरन, तो इस तरीके से आप कोरोजन को भी प्रिवेंट कर सकते हो, राइट। तो इससे रेंसिडिटी को भी आप फ्रिज में रख के सामान को, या अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करके, कुछ केमिकल्स को यूज़ करके, एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करके रेंसिडिटी को भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब लास्ट में हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, इन क्वेश्चंस को देखते हैं जल्दी से। इन क्वेश्चंस को देखते जल्दी से और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। ओके, ओके। सो इन क्वेश्चंस के लिए हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट, तो फ्रॉम हियर ब्लू copper solution turns pale green। तो इस वजह से, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, तो कॉपर सॉल्यूशन जो होता है वो हल्का सा येलोइश या फिर ग्रीनिश में चेंज हो जाता है। कब? जब वहाँ पर बन जाता है हमारे पास में फेरस सल्फेट। ओके, और जो कॉपर वाला सॉल्यूशन है, जो कॉपर है वो तो आयरन नेल पर आपको पता है कि वो लग जाता है वहाँ जाके ना। फॉर एग्जाम्पल दिस आयरन नेल, यहाँ पे जाके लग जाता है कॉपर इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर लग जा रहा है कॉपर इस तरीके से। तो आयरन नेल के ऊपर लग जाता है कॉपर। ओके, एंड दिस अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इतना आप लिखेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन इन एक्टिविटी 1.1। तो मैंने बताया चैप्टर में आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में है AgNO3, दिस इज कॉल्ड सिल्वर नाइट्रेट, और ये अगर बना ले सोडियम क्लोराइड को NaCl, तो हमारा बन जाएगा एक नया प्रोडक्ट, दैट इज AgCl कॉल्ड सिल्वर क्लोराइड, और हमारा बन जाएगा एक नया प्रोडक्ट, दैट इज NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, राइट। सो इस तरीके से आपके यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल आपको मिल गया, किसका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, तो ये इंटेक्स क्वेश्चंस भी जो होते हैं हमारे अच्छे होते हैं, हमें इन्हें भी सॉल्व कर देना चाहिए। ठीक है, इन्हें भी हमें सॉल्व करना चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। फर्स्ट के अंदर आप देख रहे हो जो आपका सोडियम है Na, ये सोडियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ऑक्सीजन इसके पास आके अटैच हो गया, तो सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखिए, तो हमें यहाँ दे रखा है कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन के पास चला गया, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? आई मीन कॉपर क्या हो रहा है? कॉपर हो रहा है आपका, कॉपर हो रहा है आपका क्या? रिड्यूस्ड।
ठीक है, इसके साथ हो रहा है रिडक्शन, ये हो रहा है रिड्यूस्ड, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीजन किसके पास जाके जुड़ गया, हाइड्रोजन के पास में। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर अभी हमने, क्योंकि हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है, हमने पढ़ा था कि कैसे तो केमिकल रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं, कैसे हम इसे लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। उसके बाद हमने देखा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। फिर हमने देखा 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस। पहला था कॉम्बिनेशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा सॉरी पहला था कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, थर्ड वन वाज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वाज डबल डिस्प्लेसमेंट। और फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और इसी बेसिस पर रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। और फिर हमने लास्ट में देखा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। तो पहला था कोरोजन, दूसरा था रेंसिडिटी। इन सारी चीज़ों के बाद आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो हमने इस चैप्टर की थ्योरी कर ली है, हमने इस चैप्टर की इस चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चंस हमने करे हैं, एक्टिविटीज हमने करी है, और सारी चीज़ों को हमने डिटेल में समझा है। और आज अभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और इसके आगे वाले वीडियोस को, जो कि हम सीरीज में डालने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आपको देखने हैं वो वीडियोस, और आपको इस पे लाइक करना है। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन शेयर इट। थैंक you so much for watching, and hope you do well in your exams. Thank you so much.